नमस्ते दोस्तों, आज हम हाल ही में तेलुगु में एक बहुत ही बेहतरीन क्राइम थ्रिलर कॉन्सेप्ट के साथ आई जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही विक्रम एंड ड्यूटी वेब सीरीज सीजन 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप किसी और भी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उस सीरीज का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब और ज्यादा इंतजार न करते हुए चलिए सीधा वेब सीरीज शुरू करते हैं। एक वेब सीरीज शुरू होते ही शिरीषा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। शिरीषा हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करती है। शिरीषा के माता पिता नहीं हैं, उसका सिर्फ एक दादाजी है, वो भी कौशिक केसाराम नाम के गांव में रहता है। इसलिए शिरीषा हर सैटरडे हैदराबाद से केसाराम जाती है, पूरा संडे दादाजी के साथ बिताती है और मंडे सुबह की बस से वापस हैदराबाद के लिए निकल जाती है। तो वैसे ही अब भी केसाराम आई शिरीषा मंडे सुबह 4 बजे ही हैदराबाद जाने के लिए रेडी होकर अपने दादाजी से कहती है कि इस बार ऑफिस से छुट्टियां लेकर एक हफ्ता तुम्हारे पास ही रुकूंगी दादाजी, और बस स्टैंड के लिए निकलने लगती है। तभी दादाजी कहते हैं कि मैं भी बस स्टैंड तक आता हूं और तुम्हें बस में बिठा देता हूं। शिरीषा कहती है कि अपने गांव में मुझे क्या डर, नाम दादाजी मैं खुद चली जाऊंगी, ये कहकर वो पैदल ही बस स्टैंड की तरफ पहुंच जाती है। बस स्टैंड पर शिरीषा के अलावा कोई भी नहीं होता, इसलिए वो वहीं बस का इंतजार करने लगती है। और तभी वहां सफाई करने आई एक लेडी स्वीपर शिरीषा को देखकर कहती है, इतनी ठंड में यहाँ कब तक खड़ी रहोगी बेटा, वो बस हैदराबाद ही जाएगी, उसमें जाकर बैठ जाओ। और खड़ी बस की तरफ इशारा करती है। शिरीषा जाकर उस बस में बैठ जाती है। उस बस में कोई नहीं होता, लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है। अभी थोड़ी देर में बस की पिछली सीट पर बैठा एक नकाबपोश अनजान आदमी शिरीषा के पास आता है और अपने पास मौजूद एक बोतल से उसके सिर पर वार करता है, जिससे शिरीषा के सिर पर गहरी चोट लग जाती है। आदमी को देखकर वो शॉक हो जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर वो नकाबपोश उसे जबरदस्ती बस के पीछे खींच ले जाता है, उसे बुरी तरह पीटता है और उसका बलात्कार करता है। तो शिरीषा के बेहोश होते ही वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरी लेडी स्वीपर बस के शीशे पर खून देखकर अंदर जाती है और वहां का नजारा देख दंग रह जाती है। शिरीषा की सांसें चल रही थीं। ये समझ आते ही वो तुरंत अपने बॉस को इंफॉर्मेशन देती है। बॉस तुरंत पुलिस को खबर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शिरीषा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। डॉक्टर्स उसे आईसीयू में रखते हैं। असल में शिरीषा अभी कोमा में है। यहां तक कि फोरेंसिक टीम को भी क्राइम स्पॉट पर कोई एविडेंस नहीं मिलता। दूसरी तरफ ये बात मीडिया को पता चल जाती है और टीवी चैनल्स पर यही न्यूज दिखाई जा रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और शिरीषा के ऑफिस एम्प्लॉइज और फ्रेंड से पूछताछ करती है, जिससे पता चलता है कि शिरीषा बहुत अच्छी थी और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और न ही उसके कोई लव अफेयर्स या एनिमीज थे, ऐसा पता चलता है। पुलिस को इस क्राइम में कोई एविडेंस नहीं मिलता। वो पता नहीं लगा पाते कि क्रिमिनल कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ शिरीषा आईसीयू में अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। पुलिस कई दिनों बाद भी शिरीषा के केस में क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाती, जिससे आम लोग और मीडिया वाले बहुत भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि रेप हुए इतने दिन हो गए, फिर भी पुलिस ने क्रिमिनल को नहीं पकड़ा। बाकी केसेस की तरह ही कुछ दिनों में क्रिमिनल को पकड़े बिना और शिरीषा को इंसाफ दिलाए बिना ये केस क्लोज कर दिया जाएगा। इसी वजह से इससे पुलिस सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा, ऐसा मीडिया में दिखाकर पुलिस की खूब आलोचना की जाती है। ये सब देख रहे कमिश्नर मनोज कुमार पर सीनियर ऑफिसर्स और मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। वो कहते हैं कि केस जल्दी सॉल्व करना है तो ये सिर्फ हंटर टीम ही कर सकती है। ये सुनकर एक पुलिस ऑफिसर कहता है, सर हमें पता है हंटर टीम लीड करने वाले विक्रम ने क्या किया था। उस इंसिडेंट की वजह से वो सस्पेंड होने के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई थी। ये सुनकर कमिश्नर कहते हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ मुझे सब अच्छी तरह पता है, तुम पुरानी बातें मन में रखकर विक्रम को ब्लेम कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि उसने हंट टीम के साथ कितने केसेस सॉल्व किए हैं। इस सिचुएशन में इस केस के लिए विक्रम ही परफेक्ट है, वो इसे जल्दी सॉल्व कर देगा। वो अपने सीनियर ऑफिसर को भी यही बताते हैं, जिसे सुनकर उनके सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि विक्रम अभी कहां है, तुरंत उससे बात करो। यही हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर डीएसपी विक्रम को दिखाया जाता है। विक्रम फिलहाल सस्पेंशन पर है, ये तो स्टोरी आगे बढ़ने पर ही पता चलेगा। फिलहाल विक्रम अपने पेरेंट्स के साथ घर पर रहकर घर के काम देखता है। तभी कमिश्नर विक्रम को फोन करके कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बार बात करनी है। नानी के कहने पर जब विक्रम कमिश्नर से मिलने जाता है तो कमिश्नर उसे शिरीषा केस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अभी डिपार्टमेंट पर बहुत प्रेशर है और सिर्फ तुम ही इस केस को सॉल्व कर सकते हो। ये सब सुनने के बाद विक्रम कहता है कि सर उस इंसिडेंट को हुए अब 1 साल हो गया है, आपने आज तक एक कॉल या मैसेज तक नहीं किया और अब बुलाकर ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, बस आपको जो चाहिए वही बता रहे हैं। सॉरी सर, मैं अभी अभी उस बीते हुए हादसे
हादसे से बाहर निकल रहा हूं, मैं फिर से पीछे नहीं जाना चाहता, कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी कमिश्नर कहते हैं कि विक्रम, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारे शरीर पर यूनिफॉर्म हो या ना हो, तुम्हारे अंदर का पुलिस वाला तो हमेशा अपनी ड्यूटी करता ही रहता है। सीन कट होता है और विक्रम अपनी लाइफ के उस पुराने इंसिडेंट को याद करते हुए वहां से जा रहा होता है। तभी उसी वक्त विक्रम के फ्रेंड का फोन आता है कि हमारे राजेश का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उसे ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, तुम्हारा भी वही है ना, जल्दी आ जाओ। ये सुनकर विक्रम तुरंत हॉस्पिटल के पास पहुंच जाता है। उसी हॉस्पिटल में शिरीषा को आईसीयू में रखा गया है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि शिरीषा केस में पुलिस ने अभी तक क्रिमिनल को नहीं पकड़ा है। लोग पुलिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मुजरिमों को तुरंत पकड़ो और शिरीषा को इंसाफ दिलाओ, लड़कियों की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ। ये सब देखकर विक्रम ब्लड डोनेट करके वहां से जाने ही वाला था। तभी आईसीयू के बाहर रोते हुए एक बुजुर्ग को देखकर उसने अपने दोस्त से पूछा कि वो कौन है। उसके दोस्त ने बताया कि केसराम बस स्टॉप पर जिस लड़की का रेप हुआ था ये उसी के दादाजी हैं। वो लड़की आईसीयू में है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। उसे देखकर बहुत तरस आता है यार। ये सुनकर विक्रम रंगैया के पास गया और पूछा कि क्या आपके साथ कोई और नहीं है। इस पर रंगैया बोला, मेरी पोती के लिए मैं और मेरे लिए वो, हमारे अलावा कोई नहीं है बेटा। मैंने कहा था कि अकेले मत जा, मैं साथ चलता हूं, पर उसने कहा कि अपने गांव में मुझे कैसा डर, उसने कहा था कि इस बार आएगी तो एक हफ्ता रुकेगी, पर देखो अब मौत से लड़ रही है। अगर मुझ में ताकत होती तो अपनी पोती के साथ ऐसा करने वाले को अपने हाथों से काट डालता। इतना सब हो गया, फिर भी पुलिस ने उसे अब तक नहीं पकड़ा है। उस मासूम बच्ची के पंख तोड़कर वो दरिंदा आजाद घूम रहा है। अब तो हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो गई है बेटा। ये कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ये सब सुनकर विक्रम ने आईसीयू में शिरीषा को देखा और सोचा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो इस सोसाइटी का और खासकर औरतों का पुलिस पर से भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सोचकर उसने फौरन कमिश्नर को फोन किया और कहा कि मैं केस टेकअप करूंगा सर। फिर वो कमिश्नर से मिला, जिन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं विक्रम। इस केस में विक्टिम को इंसाफ दिलाने के साथ साथ हर औरत को ये यकीन दिलाना है कि वो इस सोसाइटी में आजाद घूम सकती है। कल आकर ड्यूटी ज्वाइन करो, मैं तुम्हें तुम्हारी हंट टीम की सारी डिटेल्स कल बता दूंगा। अगले दिन विक्रम अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कमिश्नर के ऑफिस पहुंचा। कमिश्नर उसे हंट टीम की लिस्ट देने ही वाले थे कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। कमिश्नर को एक कॉल आया और बात करने के बाद उन्होंने विक्रम से कहा, सॉरी विक्रम, सावित्री ने तुम्हारे रिजॉइन करने के खिलाफ कोर्ट से स्टे ले लिया है। तुम्हारा सस्पेंशन अभी कंटिन्यू रहेगा। सस्पेंशन ऑर्डर अब मेरे हाथ में नहीं है। यह सुनकर विक्रम इमोशनल होकर वहां से जाने लगा। तभी सावित्री ने उसे देखा और कहा, तुमने मेरे मासूम बेटे की जान ली है मेरे जीते जी। वो गुस्से में यह कहकर चली जाती है कि तुम्हें यूनिफॉर्म नहीं पहनने दूंगी, जिससे विक्रम भी बहुत बुरा फील करता है। दूसरी तरफ संतोष नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन जाकर वहां के कांस्टेबल से कहता है कि चोरी के केस में जेल गया मेरा छोटा भाई 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था सर, लेकिन उस दिन से मेरा भाई कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको उसे किसी भी तरह ढूंढना होगा। ये सुनकर कांस्टेबल पूछता है कि क्या तुम्हें पर भी कोई शक है। तब संतोष एक फोटो दिखाता है और कहता है, मेरे भाई के साथ ये जो खड़ा है वो उसका दोस्त शिवा है सर। मेरे भाई के ऐसे चोर बनने की असली वजह वही है। वो दोनों चोरी के केस में जेल गए थे, मुझे उसी पर पूरा शक है। वहीं दूसरी तरफ वही शिवा बहुत ज्यादा टेंशन में किसी सीक्रेट प्लेस पर चुपके से जाते हुए दिखाई देता है। उधर विक्रम भी वही सब सोचकर बहुत परेशान होता रहता है। विक्रम को ऐसे देख उसकी माँ उससे कहती है, वो माँ अपना बेटा खो चुकी है इसलिए वो तुम पर बहुत गुस्से में है। तुमने उसका दर्द तो समझ लिया, लेकिन मेरा बेटा जिंदा होकर भी सब कुछ खोया हुआ सा लग रहा है। मेरा दर्द भी तो समझो बेटा। आखिर मैं भी तो एक माँ ही हूं ना। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है, ये समझो बेटा। तभी कमिश्नर विक्रम को फोन करके कहते हैं कि एक बार मिलना है और विक्रम उनसे मिलने जाता है। कमिश्नर पूछते हैं, विक्रम तुम्हारे लिए जॉब ज्यादा जरूरी है या जस्टिस? एक बार सोच लो, जब तक तुम पर से स्टे नहीं हटता हम इस केस में चुप नहीं बैठ सकते। बस तुम्हारे बदन पर यूनिफॉर्म नहीं होगी यही ना, फिर भी तुम्हें बिना यूनिफॉर्म के ड्यूटी करनी होगी, जिसे पहनकर तुम प्राउड फील महसूस करते हो उस यूनिफॉर्म को वापस पाने का। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, इस केस को सॉल्व करो और तुम्हारी यूनिफॉर्म फिर से तुम्हारे बदन पर आ जाएगी। ये सुनकर विक्रम कहता है, सर अब तक तो यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी करता था, पर अब से उसी यूनिफॉर्म को वापस पहनने के लिए ड्यूटी करूंगा। कमिश्नर कहते हैं, मैं तुम्हारी हंट टीम की डिटेल्स मैसेज कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी उन लोगों से भी बात कर ली है, तुम केस शुरू करो। विक्रम ठीक है सर कहकर अपनी हंट टीम की सारी डिटेल्स चेक करता है।
उसकी हंटर टीम में हेड कांस्टेबल रंगा राव भी है। क्राइम ब्रांच एसआई अखिला और एथिकल हैकर अली भी वहां होते हैं। फिर विक्रम हंट ऑफिस में उन तीनों से मिलकर केस के बारे में बताता है और कहता है कि हमें ये केस सॉल्व करना है। आखिर ये सब कैसे हुआ, किसने किया, ये सब हमें ही पता लगाना होगा। ऐसे वो अनऑफिशियली केस शुरू करता है और सबसे पहले आईसीयू में शिरीषा के पास जाकर उसकी हालत देखता है और डॉक्टर से मिलकर सारी डिटेल्स पता करता है। फिर फॉरेंसिक ऑफिसर कीर्तना से बात करने पर कीर्तना बताती है कि क्रिमिनल ने शराब की बोतल से उसके सिर पर इतनी जोर से वार किया कि सारे डीप टिश्यूज डैमेज हो गए और ब्रेन डेड हो गया है सर। बहुत ही ब्रूटली रेप किया गया है। हमने सीमेन सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं, लेकिन कोई सस्पेक्ट्स न होने की वजह से हम किससे मैच करें ये समझ नहीं आ रहा और हम रुक गए हैं। ये सुनकर विक्रम कहता है कि हम सस्पेक्ट्स को जल्दी पकड़ लेंगे और फिर वो क्राइम स्पॉट पर जाते हैं। वहां सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि वायर्स काट दिए गए हैं। तभी विक्रम की नजर पास ही के एमएलए के कुंटाड़ो गेस्ट हाउस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है और वो अली से उसकी फुटेज रेडी करने को कहता है। फिर वो उस लेडी स्वीपर के बारे में उसके बॉस से पूछकर डिटेल्स लेता है जिसने क्राइम सबसे पहले देखा था। डिटेल्स लेने पर पता चलता है कि जब उसके बॉस ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी तो पुलिस से पहले वहां मीडिया पहुंच गई थी। तभी अली विक्रम को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें हम देख सकते हैं कि सिरिसा का बस में जाना और फिर थोड़ी देर बाद एक लेडी स्वीपर का बस में चढ़कर डर के मारे बस से उतर जाना दिखाया गया है। लेकिन क्रिमिनल ना तो बस में चढ़ता है और ना ही उतरता है। ये देखकर विक्रम समझ जाता है कि क्रिमिनल ने बस का मेन डोर यूज नहीं किया। तभी कांस्टेबल रंगाराव विक्रम के पास आकर कहता है, सर वो लड़की जिस बस में चढ़ी थी वो काम ही नहीं कर रही थी। असल में वो शेड में जाने वाली बस पिछले 5 दिनों से वहीं खड़ी थी। ये सुनकर विक्रम कहता है कि फिर तो हैदराबाद जाने वाली बस उसी टाइम पर आई होगी। उस क्रिमिनल ने पक्का अच्छी तरह रेकी करके प्लान के मुताबिक सिरिशा पर अटैक किया है। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। असल में उस दिन क्राइम होने के थोड़ी देर बाद ही हैदराबाद जाने वाली बस वहां आई और चली गई होगी। अब विक्रम तुरंत ही बस में चढ़कर क्राइम सीन को ध्यान से देखता है और सोचता है कि उस रात वहां क्या हुआ होगा। तभी विक्रम को समझ आता है कि क्रिमिनल ने सिरिशा को जान से मारने के इरादे से ही अटैक किया था। लेकिन खुशकिस्मती से सिरिशा अपनी आखिरी सांसों के साथ बच गई। उसे एहसास होता है कि सिरिशा की जान अभी भी खतरे में है और वो क्रिमिनल उसे मारने की दोबारा पक्का कोशिश करेगा ही। तुरंत हॉस्पिटल में सिरिशा की सिक्योरिटी में लगे कांस्टेबल्स को फोन करके पूछता है कि तुम लोग कहाँ हो, क्या सिरिशा सेफ है? तो कांस्टेबल्स कहते हैं कि हम अभी चाय पीने बाहर आए हैं। ये सुनकर विक्रम कहता है कि सिरिशा खतरे में है, फौरन उसके पास वापस जाओ। कांस्टेबल्स भागते हुए आईसीयू के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी नर्स की ड्रेस में एक अनजान सा आदमी सिरिशा के पास जाकर उसका ऑक्सीजन पाइप हटाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी कांस्टेबल्स के आने पर वो वहां से भाग जाता है। फिर कांस्टेबल विक्रम को फोन करके ये बताता है कि सिरिशा सेफ है सर। ये सुनकर विक्रम राहत की सांस लेता है। दूसरी तरफ संतोष पुलिस स्टेशन में अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट देकर घर जाता है तो अपनी माँ को गुस्से में देखकर कहता है कि क्या तुम्हारा गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ? जब उसने पूछा कि क्या उसे बुरा नहीं लगा तो उसकी माँ कहती है कि उसके चोरी करके जेल जाने से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, सब मुझे भी चोर की तरह देखते हैं, ऐसा बेटा होने से तो उसका मर जाना ही बेहतर है। और संतोष कहता है कि उसने अपनी गलती की 4 साल की जेल की सजा काट ली है, अगर वो घर वापस आए तो उस पर अब और गुस्सा मत करना माँ। दूसरी तरफ विक्रम काफी सोचने के बाद याद करता है कि पुलिस ने बताया था कि मीडिया वाले पुलिस से भी पहले क्राइम स्पॉट पर पहुंच गए थे। वो अली से कहता है कि क्राइम के वक्त उस बस स्टैंड के आसपास के टावर्स में जितने भी मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे उन्हें ट्रेस करो। अली जब ट्रेस करता है तो पता चलता है कि उस वक्त 5 नंबर्स एक्टिव थे। विक्रम अली से कहता है कि पता लगाओ कि इनमें से किस नंबर से मीडिया को फोन करके इन्फॉर्म किया गया था। अली चेक करता है तो पता चलता है कि एक ही नंबर से 3 मीडिया चैनल्स को कॉल किया गया था, लेकिन उस नंबर पर कॉल करने पर वो स्विच ऑफ आता है। फिर उस नंबर को ट्रैक करके डिटेल्स निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि वो नंबर अशोक नाम के किसी आदमी के नाम पर है। ये सब देखकर विक्रम सोचता है कि अगर वो सिर्फ रेप करना चाहता तो उसे मीडिया को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने कॉल किया। इसका मतलब है कि वो कोई स्टेटमेंट पास करना चाहता है, यानी ये पक्का कोई बदला ही होगा। वो अपनी टीम से कहता है कि क्रिमिनल कौन है ये शिरीषा को पक्का पता होगा, लेकिन शिरीषा अभी भी कोमा में ही है, इसलिए अगर शिरीषा के पड़ोसियों से पूछताछ करें तो शायद उस आदमी के बारे में कुछ पता चल जाए। वो शिरीषा के घर जाकर आसपास के लोगों से शिरीषा के बारे में पूछता है।
जब वो डिटेल्स ले रहा होता है तभी शिरीषा की पड़ोसी समता नाम की औरत से पूछने पर विक्रम नोटिस करता है कि वो थोड़ी नर्वस हो रही है। उसे शक होता है कि समता शिरीषा के बारे में कुछ छुपा रही है। उसे शक होता है और वो समता से कहता है कि आप शिरीषा के काफी क्लोज थी ना, वो अपनी हर प्रॉब्लम आपसे ही शेयर करती होगी, जरा अच्छी तरह याद कीजिए, आपके बताने से शिरीषा को इंसाफ मिल सकता है। ये सुनकर समता ने बहुत सोचा और उन्हें बताया कि 4 साल पहले एक दिन की बात है, जब वो रात को शिरीषा के घर पैदल जा रही थी तब 2 लोगों ने उसका पीछा किया और उसके साथ मिसबिहेव किया, पर वो किसी तरह उनसे बचकर निकल आई थी। बताते हुए वो बहुत दुखी थी। अगले दिन शिरीषा के दादाजी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई थी। उसने बताया कि शिरीषा को अब्यूज करने वालों में से एक का नाम शायद कुमार था। ये सब सुनकर विक्रम उस पुलिस स्टेशन गया ताकि केस डिटेल्स चेक करके शिरीषा को अब्यूज करने वालों के नाम पता कर सके। वहां जाकर उसने उस स्पेसिफिक डेट पर रजिस्टर हुए केसेस की फाइल्स ढूंढी और एक एक करके सारी डिटेल्स चेक की। पता चला कि शिरीषा के नाम से कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं हुई थी। यहाँ तक कि शिरीषा के दादाजी के नाम पर चेक करने पर भी कोई कंप्लेंट नहीं मिली, जिससे विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। तब तक शिरीषा चिंदी, वो माइनर थी, इसलिए पोक्सो केस चेक करने पर भी कुछ नहीं मिला। विक्रम ये देखकर सोच में पड़ गया कि शिरीषा के नाम पर कंप्लेंट क्यों नहीं है। तभी उसे याद आया कि क्राइम स्पॉट पर एक्टिव नंबर अशोक के नाम पर रजिस्टर था। उसने अखिला से कहा कि वो चेक करे कि अशोक के नाम पर कोई कंप्लेंट रजिस्टर है क्या। अखिला ने चेक करके विक्रम को बताया कि अशोक के साथ साथ शिवकुमार के नाम पर भी केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो हैरेसमेंट केस नहीं बल्कि रॉबरी केस था। ये देखकर विक्रम शॉक हो गया और कांस्टेबल से पूछा कि ये रॉबरी केस कैसे है और इस केस को लिखने वाले सीआई मनोहर कहां हैं। पूछने पर पता चला कि उन्हें रिटायर हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। विक्रम ने सीआई मनोहर का एड्रेस लिया और उनसे मिलने पहुंच गया। उसने पूछा कि उन्होंने पोक्सो केस को रॉबरी केस में क्यों बदल कर लिखा था। मनोहर ने बताया कि अगर पोक्सो केस रजिस्टर होता और लड़की के बारे में टीवी पर आता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसी बात से उसके दादाजी डरे हुए थे। मेरी भी उसी उम्र की एक बेटी है, इसलिए मैंने उनकी तकलीफ को समझा, पर मैं उन बदतमीजों को सजा भी दिलाना चाहता था, इसलिए मैंने उन पर रॉबरी केस दर्ज किया ताकि उन्हें 4 साल की सजा मिल सके। ऐसा वो विक्रम को बताता है। ये तुम्हारी सोच अच्छी है, पर वो उस दिन तक ही थी, लेकिन अब शिरीषा डेथ बेड पर है। इस फाइल के हिसाब से इन्हें जेल से रिलीज हुए 2 महीने हो चुके हैं, पर ये लोग कहाँ हैं इसका कोई क्लू भी नहीं है। ये रिवेंज केस जैसा लग रहा है। इस केस में ये दोनों ही प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। वो जहां कहीं भी हो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और शिरीषा को इंसाफ दिलाऊंगा, वो कहता है। नेक्स्ट सीन में कंप्लेंट फाइल में दिए गए उन दोनों के एड्रेसेस के आधार पर विक्रम की टीम अशोक के घर जाती है और उसके भाई और मां से अशोक के बारे में पूछती है, तो वो कहते हैं कि जेल से छूटने के बाद अशोक घर नहीं आया। संतोष कहता है कि उसने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट भी दी है और पूछता है कि असल में हुआ क्या है सर। इस पर विक्रम कहता है कि हाल ही में हुए शिरीषा रेप केस में हमें अशोक पर पूरा डाउट है। ये सुनकर संतोष शॉक हो जाता है और कहता है कि अशोक ऐसा काम नहीं करेगा सर, ये सब उस शिवा ने ही किया होगा। ये सुनकर जब वो शिवा के एड्रेस पर जाते हैं तो शिवा घर पर नहीं होता, लेकिन वहां शिवा की फोटोज और कुछ न्यूज आर्टिकल पेपर्स भी मिले। उसे देखकर रंगाराव विक्रम से कहता है कि सर इसी ने रेप किया होगा, ये मिल गया तो समझो केस क्लोज हो गया। ये सुनकर विक्रम अली से तुरंत शिवा का नंबर ट्रैक करने को कहता है। अली शिवा का नंबर ट्रैक करके विक्रम को बताता है और विक्रम शिवा को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं क्योंकि किसी ने शिवा को पहले ही बेरहमी से मार दिया होता है। शिवा की डेड बॉडी और खून देखकर विक्रम को अपना पास्ट इंसिडेंट याद आता है और वो पैनिक करने लगता है। सीन कट होता है और फॉरेंसिक टीम वहां आकर ब्लड सैंपल्स और सारे एविडेंस इकट्ठा करती है। ये सब देखकर विक्रम अपनी टीम से कहता है कि हम शिवा को ट्रैक कर रहे हैं, ये क्रिमिनल को कैसे पता चला, इसका मतलब कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी फॉरेंसिक ऑफिसर कीर्तना मरे हुए शिवा का फोन विक्रम को देती है और कहती है कि सर बस में सिर्फ शिरीषा के ब्लड सैंपल्स ही नहीं बल्कि किसी और के ब्लड सैंपल्स भी मिले हैं, वो पक्का क्रिमिनल के ही होंगे, वो ऐसा कहती है। फिर अली शिवा का फोन ओपन करके उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट चेक करने लगता है तो ऐसा लगता है कि शिवा ने अशोक से बात करने की बहुत कोशिश की थी। एक ऑडियो क्लिप प्ले करने पर पता चलता है कि शिवा ने अशोक को एक मैसेज भेजा था, अरे अशोक पुलिस हमारे गांव पहुंच गई है, तुम कहां हो यार, तुम्हारी वजह से मैं भी फंसने वाला हूं। ये सुनकर अली विक्रम से कहता है सर इस मैसेज से साफ है कि शिवा ने अशोक से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, सिर्फ यही नहीं आपके इंडिया में कॉल करना और शिवा को अपनी लास्ट लोकेशन शेयर करना ये सब अशोक ने ही किया था। जब अली कहता है कि सारे सबूत अशोक की तरफ इशारा कर रहे हैं तो विक्रम कहता है क्रिमिनल बहुत स्मार्ट है, वो जरूरत पड़ने पर फोन ऑन करता है और फिर स्विच ऑफ कर देता है। विक्रम कहता है कि वो स्मार्ट है और पक्का यहीं कहीं आसपास ही होगा।
इसलिए आज रात हम इसी होटल में स्टे करेंगे। और फिर वो सब उस रात वही होटल में स्टे करते हैं। ये सब चल ही रहा था कि दूसरी तरफ सारे टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस शिरीषा केस में क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाई है। तभी कमिश्नर विक्रम को फोन करके कहते हैं शिरीषा केस यहाँ तक पहुंच गया है और ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि ये केस सीबीआई को दे दिया जाए तुम क्रिमिनल को ढूंढ निकालो। अगले दिन सुबह विक्रम की टीम उसके पास आकर कहती है सर ब्रेकिंग न्यूज। वो न्यूज चैनल लगाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि शिरीषा को होश आ गया है और अब वो क्रिमिनल का नाम बताने वाली है। पुलिस बस इंतजार कर रही है। ऐसा लग रहा था कि केस ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। वो विक्रम से कहते हैं सर उस लड़की को होश आ गया है, अब हम क्रिमिनल को जल्दी ही पकड़ लेंगे। वो सब बहुत खुश होते हैं लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। तब अखिला पूछती है क्या हुआ सर, इतनी गुड न्यूज सुनकर भी आपके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है। ये सुनकर विक्रम मुस्कुराता है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि असल में शिरीषा को होश नहीं आया था, बल्कि विक्रम ने बहुत सोच समझकर ये प्लान बनाया था कि अगर वो होश आने की और क्रिमिनल का नाम बताने की फेक न्यूज सभी टीवी चैनल्स पर चलवाएगा तो उसे मारने के लिए ये असली क्रिमिनल पक्का हॉस्पिटल आएगा। विक्रम ने ऐसा प्लान बनाया था। दूसरी तरफ वो न्यूज देखकर क्रिमिनल उसे सच मान लेता है और शिरीषा को मारने के लिए मास्क पहनकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करता है वहां पहले से मौजूद पुलिस उसे पकड़कर अरेस्ट कर लेती है। तभी पुलिस विक्रम को फोन करके उन्होंने कहा सर वही हुआ जो आपने कहा था। ये सुनकर विक्रम ने पूछा क्या अशोक मिल गया, पर यहाँ एक ट्विस्ट था। पुलिस ने कहा सर वो क्रिमिनल अशोक नहीं एक लड़की है। ये सुनकर विक्रम शॉक हो जाता है। फिर उस लड़की की डिटेल्स पता करने पर उसका नाम मंजुला मालूम पड़ता है। विक्रम की टीम उसे कस्टडी में ले लेती है और पूछती है तुम शिरीषा को क्यों मारना चाहती थी, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। कई बार पूछने पर भी मंजुला कोई जवाब नहीं देती। फिर जब पुलिस ने अपने स्टाइल में सख्ती से पूछा तो मंजुला ने बताया मैं अशोक से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अब अगर शिरीषा को होश आ गया तो मेरा अशोक फिर से जेल चला जाएगा, इसीलिए मैं उसे मारने आई थी। यह सुनकर विक्रम ने पूछा कि अशोक अब कहाँ है, तो मंजुला ने कहा मैं नहीं बताऊंगी और अगर बता भी दिया तो आपको नहीं मिलेगा, आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो हंसने लगती है। ये सब सुनकर विक्रम को लगता है कि शायद वो सच नहीं बोल रही है। उसी दिन कमिश्नर विक्रम को बुलाकर कहते हैं कि अभी तक हम क्रांति को नहीं पकड़ पाए हैं। अगर कल 12 बजे तक क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया तो केस सीबीआई को सौंपना पड़ेगा, तब तुम्हारी टीम एक फेलियर टीम कहलाएगी। इस पर विक्रम कहता है सर इस केस में मुझे एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। कल सुबह 11 बजे तक मैं क्रिमिनल को आपके सामने पेश कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और वो वहां से चला जाता है। ये सुनकर रंगाराव विक्रम से पूछता है सर क्या आपको पता है कि वो अशोक कहाँ है। विक्रम जवाब देता है किसने कहा कि मुझे पता है, कल सुबह तक का टाइम है ना, मेरे पास एक प्लान है, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। सीन कट होता है और अगले दिन सुबह का नजारा दिखता है। विक्रम जाकर कमिश्नर से मिलता है और जब कमिश्नर पूछते हैं कि क्रिमिनल अशोक कहाँ है तो विक्रम कहता है कि अली उसे लेकर आ रहा है सर। और फिर शिवा उसे केस के बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन करता है। अशोक ने जेल से आने के बाद शिरीषा से बदला लेने के लिए ये सब किया और मंजुला ने भी उसकी हेल्प की, साथ ही ये साबित करने के लिए कि अशोक ने ही किया है। एक आई विटनेस भी मौजूद है। वो अशोक के भाई संतोष को वहां बुलाकर गवाही देने को कहता है। असल में हमेशा की तरह उस दिन सुबह भी संतोष अपनी ड्यूटी खत्म करके बस स्टैंड वाले रास्ते से घर पैदल जा रहा था। तभी उसे अशोक दिखा जिसके हाथ खून से सने थे और वो एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। जब उसने पूछा कि ये खून कैसा है तो अशोक ने कहा कि उसने शिरीषा को मजा चखा दिया है, जिसकी वजह से वो जेल गया था और वो पागलों की तरह हंसने लगा। ये सुनकर संतोष दंग रह गया और उसने उसे बहुत मारा। फिर भी अशोक वहां से भाग गया। अपने भाई के लिए प्यार की वजह से उसे बचाने के लिए संतोष ने जानबूझकर बाद में पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। ये सब जानकर कमिश्नर पूछते हैं कि आखिर अशोक है कहां, तो विक्रम कहता है कि मैं उसे लेकर आता हूं और चला जाता है। ये सुनकर मंजुला हंसती है और कहती है कि अशोक को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है जब विक्रम अशोक की बुरी तरह से डैमेज हुई डेड बॉडी लेकर वहां आता है। उसे देखकर मंजुला और संतोष फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये देखकर कमिश्नर विक्रम से पूछते हैं कि क्या ये केस अब खत्म हो गया है, तो विक्रम कहता है कि अशोक के मरने से ये खत्म नहीं हुआ, नहीं बल्कि अशोक के मरने से तो ये कहानी शुरू हुई है। आखिर अशोक कैसे मरा, उसे किसने मारा, अगर अशोक मर गया तो शिवानी को किसने मारा, शिरीषा के केस में और कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या विक्रम इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्या शिरीषा को स्ट्रोक आया था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सीजन 2 का इंतजार तो करना ही होगा।